सी फॉर सपोज अगर हम फिर से इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, अब अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता कैसे करता, द मैनुअल इन्फॉर्म्स अस दैट ब्लड प्रेशर मॉनिटर, मुझे पता है कि भाई ब्लड प्रेशर मॉनिटर की बात चल रही है, मैं नीचे टॉपिक देखा आंखों में, डिजिटल ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, फिर से मैं आ गया ऑप्शन पे कि जो बात कर रहे हैं कि भाई जो मैनुअल ब्लड प्रेशर मॉनिटर की बात कर रहे हैं किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, लाइकली टू इंटरफेयर विद ऑपरेशन ऑफ अदर मेडिकल इक्विपमेंट, कि भाई जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है वो दूसरे जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट की चीज़ें हैं उनके साथ हरकतें कर सकता है, मे नॉट वर्क करेक्टली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अदर सम अदर डिवाइसेस, कि भाई कुछ अदर डिवाइसेस के प्रॉक्सिमिटी में हो सकता है कि ये काम ना करे सही से, शुड बी कंसिडर्ड सेफ टू यूज़ इन ऑल हॉस्पिटल इन्वायरमेंट्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी की बात चल रही है, वेव्स की बात चल रही है, रेज की बात चल रही है। विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेडिकल इक्विपमेंट मे बी ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस। एक तो चीज़ हमें ये समझ आती है कि ऊपर एक वर्ड था इंटरफ्रेंस और नीचे भी एक वर्ड है इंटरफ्रेंस, हो सकता है इनका आपस में कोई रिलेशन हो, पॉसिबिलिटी है। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इनके लिए आपके पास टाइम बहुत कम होता है वहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर टाइम है तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जैसे आंखों में देखना है यार पहली लाइन में कुछ ऐसा है, हो सकता है कि जो इंटरफ्रेंस वर्ड से, ऑप्शन पहले पढ़ने का फ़ायदा यही होता है। अब ये ऑप्शन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर उन्होंने ये बात की थी ऑप्शन ए से रिलेटेड कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर इज लाइकली टू इंटरफेयर विद ऑपरेशन ऑफ अदर मेडिकल इक्विपमेंट, नीचे वो ये बात कर रहे हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट हो सकता है कि ससेप्टेबल हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस के, दिस में रिजल्ट इन इनकरेक्ट ऑपरेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस एंड क्रिएट अ पोटेंशियली अनसेफ सिचुएशन। अभी तक वो इस वाले ऑप्शन को सपोर्ट करता आ रहा है। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ EMC with the aim preventing unsafe product situation, DASH standards defines the level of immunity to electromagnetic interferences as well as maximum levels of electromagnetic emissions for medical devices. This medical device confirms DASH for both immunity and emissions. Nevertheless, का मतलब होता है however, care should be taken to avoid the use of monitor within 7 meters of cell phones and other devices generating strong electrical and electromagnetic fields. अब ये वाली जो लाइन है वो आपको कोई किसी और ऑप्शन के साथ रिलेटेड मिलती है? ये मिल रही है बी के साथ, में नॉट वर्क करेक्टली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू सम अदर डिवाइसेस। हाँ, ये मिल रही है बी के साथ। अब यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं ना कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर इज लाइकली टू इंटरफेयर विद द ऑपरेशन ऑफ अदर मेडिकल इक्विपमेंट। अब ये जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है ये आपका जो अपना क्या नाम है, अपनी डिजिटल ऑटोमेटिक जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करेगा, लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि वो इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। अब ये काइंड ऑफ BC की हो जाता है आपके पास कि आपके पास ऊपर वाला ऑप्शन भी है, नीचे वाला भी ऑप्शन है, लेकिन नीचे वाले ऑप्शन को उसने खुल के लिखा हुआ है इस मामले में कि भाई केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द यूज ऑफ मॉनिटर विद इन 7 मीटर्स ऑफ सेल फोन्स और अदर डिवाइसेस जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। नॉर्मली आपको इसकी जशान की फॉलो करनी है जो इसमें बी होगी, जितना मुझे याद आ रहा है प्रीवियसली अटेम्प्टेड। अदरवाइज अगर आपको फॉर सपोज बी फॉर आपने की में देखा कि बी है, आपको दिल नहीं के मान रहा, अब सिंपल ये कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेरे यहाँ कॉपी होता है, मैंने इसको कॉपी किया, जाओ वहाँ पर चैट GPT के पास, हाँ मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, एक सेकंड दें मुझे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको पोस्ट करते हैं, देखते हैं चैट GPT इसका क्या आंसर देता है। may not work correctly in the close proximity to some other devices, ठीक है। चैट GPT ने इसका बी आंसर दिया है जो कि की का आंसर है। says it interferes with other equipment, text doesn't say this, ओके फिर भी इसका एक ही वो मांगते हैं इससे। मेडिकल इक्विपमेंट में बी ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस, दिस कैन कॉज इनकरेक्ट ऑपरेशन, therefore you must avoid using monitor within 7 meters of cell phone, blah blah, okay. Explain more about
A. Why is that incorrect? The manual does not say that blood pressure monitor will interfere with other devices. Instead, it says that the monitor itself may be affected by electromagnetic interference coming from other devices. अब ये आपको नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारे MBBS वाले सवाल आते हैं, MCQ आते हैं, उनमें इस तरह से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि एक का दूसरे से रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई हम ये सोच लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर वो है अपना अपना रेज हैं या वेव्स हैं, तो वो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर वाली भी दूसरों को अफेक्ट करती होंगी, हम यही समझते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो इसीलिए अगेन यही बात कि जो लैंग्वेज, ये लैंग्वेज टेस्ट है, नॉट अ मेडिकल टेस्ट, नॉट अ मेडिकल नॉलेज टेस्ट, आपको वही इंटरप्रेट करना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब चैट जीपीटी मेरे हिसाब से ये बात सही कह रहा है कि इसने जो बात करी है नीचे, वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिवाइसेस हैं वो आपके अपना तंग करते हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर को, ना कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर तंग करे कि दूसरों को। अगर यही ऑप्शन रिवर्स में होता, वाइस वर्सा में होता, तो ये सही हो जाता कि भाई जो मेडिकल इक्विपमेंट है, अदर मेडिकल इक्विपमेंट ब्लड प्रेशर मॉनिटर को तो हरकत करता है, लेकिन ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करता, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। अगेन अगर नहीं भी समझ आ रहा, नीचे क्योंकि इन्होंने क्लियर करके बात लिखी हुई है, वहां पर लाइकली समझ आ गई है मुझे हाँ कि जो ब्लड प्रेशर है ना, वो नहीं इंटरफेरेंस कर रहा है, दूसरी हाँ डिवाइसेस उसको इंटरफेरेंस कर रही है। हाँ, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चला जब आपने ये चैट जीपीटी को दिया? असल में इनकी जो लैंग्वेज है वो हमारी नॉर्मल डेली यूज़ की लैंग्वेज से डिफरेंट है, ओईटी वालों की। ऐसा ही है। हम जो नॉर्मल चैट करते हैं, लिखते हैं, आप प्रॉपर इंग्लिश में ऑफिशियल ईमेल भी करोगे ना, आपके हाथ का लिखा हुआ, वो इनकी लैंग्वेज से मैच नहीं करेगा, वो थर्ड कैटेगरी की लैंग्वेज है जो हम लिख रहे हैं ईमेल में भी, ठीक है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, जाहिर सी बात इंग्लिश एग्जाम में तो वो अपना वो पोएटिक लैंग्वेज यूज़ करेंगे। Okay. The notice is giving information about ways of checking that NG tube has been placed correctly, how the use of NG feeding tubes is authorized, which staff should perform NG tube placement. Displacement of NG feeding tubes can have serious implications if undetected. Incorrectly positioned tubes leave patients vulnerable to risk of regurgitation and respiratory aspiration. It is crucial to differentiate between gastric and respiratory placement or initial insertion to prevent potentially fatal pulmonary complications. Insertion and care of an NG should therefore only be carried out by a registered doctor or nurse who has undergone theoretical or practical training and is deemed competent or is supervised by someone competent. Assistant practitioners and other unregistered staff must never insert NG tubes or be involved in initial confirmation of safe NG tube position. अब हमने जैसे ये पढ़ लिया, अगेन वही बात होगी, हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, हमें पता है सवाल का कि नोटिस क्या कह रहा है, अगेन ऑप्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। वेज ऑफ चेकिंग NG tube has been placed correctly, how the use of NG tube is authorized, which staff should perform NG tube placement। अब आप मुझे बताओ इसमें आप क्या अटेम्प्ट करने जा रहे हो? इसमें उन्होंने इंसर्शन का कोई प्रोसीजर तो बताया नहीं कि ऐसे बिल्कुल इंसर्ट करनी है, क्या चेक करना बिल्कुल, है, क्या बस इन्होंने ये क्या हम यहाँ बात पकड़नी है, ये लिखा हुआ है बाय रजिस्टर्ड डॉक्टर और नर्स। लिखा। मेन बात ये है कि ये आम बंदा इंसर्ट नहीं करेगा, रजिस्टर्ड नर्स और हाँ डॉक्टर जो है ना, जो कॉम्पिटेंट है, वही इंसर्ट करें, क्योंकि बिल्कुल उसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। बिल्कुल। और अब दूसरा उन्होंने कहा है कि हमें ये चेक करना है कि वो लंग्स में गई है या गैस्ट्रिक है, अब तो ये चीजें बड़ी हैं, ये रिस्की अब हो सकती हैं। अब क्या करोगे आप? एक चीज़ और, जब आप ये पढ़ रहे होगे ना अपने हिसाब से, जाहिर सी बात है हम अगली टेस्ट खुद करेंगे, तो जब हम हम्म, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं और आपको ये यहाँ पर आंसर मिल रहा है ना इस लाइन में, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहली लाइन में तुम्हें इन तीन ऑप्शन में से कोई अच्छा आंसर मिल जाता है, आगे फिर भगाओ उसको, फिर आगे उसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ना, क्योंकि तुम्हें आंसर मिल चुका है। आई नो कि हम्म, इसमें तुम्हारे 6 में से 2 गलत भी हो सकते हैं, जैसे ऊपर हो रहा था, हम्म, तुम्हें तो लग रहा था कि भाई हम्म, पहली लाइन में आंसर मिल गया, तुम अटेम्प्ट करके निकल जाती। पढ़ना हाँ, तो तुमने हाँ, पूरा ही है, लेकिन आगे वाला फिर तुम रैपिडली पढ़ोगी। और ये तुम्हें तुम्हें अपने उसमें जो फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर जैसे होता है ना फ़ोन में, वो तुम्हारे माइंड में तुम्हें डालने पड़ेंगे कि भाई मुझे आंसर भी निकालना है और बच के भी चलना है, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे।
कि कहीं हो सकता है कहीं लास्ट लाइन में आंसर पड़ा हो, कहीं पहली में पड़ा हो, कहीं मिडिल में पड़ा हो। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हें पार्ट सी में ज़्यादा काम आता है, क्योंकि यहाँ पर तो चलो एक पैराग्राफ होता है, 5 लाइनें होती, काम निकल जाता है। पार्ट सी में इतनी लंबी कहानी है, वो पढ़ने बैठोगे दिन गुजर जाएगा तुम्हारा। ऐसे ही है, और वो साथ एक दूसरे के साथ अटैच है कि ठीक है। पिछली बात को भी आगे लिंक कर रहे होते हैं, वो एक बात हाँ। चलती जा रही है जैसे स्टोरी है, बाकी उसके अगेन बाद ये है, उसके बाद ये है, अगेन उसके बाद ये। अगेन तुम्हारी मर्जी है। करने वाले ये भी करते हैं कि पहले ये पढ़ते हैं, फॉर सपोज ये उन्होंने पढ़ा, फिर सवाल करते हैं। राइट पेशेंट, राइट ब्लड असेसमेंट। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैन हैव सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ राइट पेशेंट, राइट ब्लड safety policy. All staff involved in the transfusion process must be competency assessed to ensure इसमें भी safe एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। मुझे बीच में नहीं रोकोगी, बीच में रोकोगी मुझे एडीएचडी है, निकल जाऊंगा मैं इधर उधर, भूल गया मुझे मैंने क्या पढ़ा। राइट पेशेंट, राइट ब्लड असेसमेंट्स। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैन हैव सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ राइट पेशेंट, राइट ब्लड सेफ्टी policy. All staff involved in transfusion process must be competency assessed to ensure the safe administration of blood components to the intended patient. All staff must be aware of their responsibilities in line with professional standards. Staff must ensure that if they take part in any transfer process, their competency assessment is updated every 3 years. All staff are responsible for ensuring that they attend the mandatory training identified for their roles. Relevant training courses are clearly identified in Appendix 1 of the mandatory training matrix. उसके बाद आपने आना है सवाल पे, what must all staff involved in the transfer process do? Check their existing training is still valid. Attend a course to learn about new procedures. Read a document that explains changes in policy. अब बताओ तुम इसमें क्या अटेम्प्ट कर रही हो? अब इसमें जो समझ आई है वो सारी बात आ रही है कि उन्होंने कहा कि ये सारे प्रोसीजर के लिए एक तो ये है कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ठीक है। जिन्होंने ये अटेम्प्ट करना है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज देना है। हाँ। तो एक तो ये चीज है, ऑप्शन और बताओ मुझे। स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, मुझे कॉम्पिटेंट हो, मुझे और दूसरा मुझे उनका जो ABC कोर्स बताओ। है, जैसे उन्होंने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है वो एक्सपायर ना हो, ठीक है। यानी कि उनको अपडेट होती चली जाए। गुड, ठीक है। ऑप्शन दो मुझे ABC, बाद में कचहरी करेंगे इस पे। तो ऑप्शन ये है कि इसका जो है ना, हाँ। वैलिडिटी की बात की है कि ये जो फर्स्ट लाइन है, स्टाफ मस्ट इंश्योर बस दैट दे हैव बात टेकिंग खत्म। जो ब्लड मुझे ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस एंड हाँ कंपिटेंट मेन, यानी कि ये है कंपिटेंसी असेसमेंट इज अपडेटेड एवरी 3 ईयर। बस। तो उस हिसाब से ए जो ऑप्शन है ना, चेक दैट देयर एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग इज स्टिल वैलिड। हाँ बहन, मुझे बस ऑप्शन दो, ठीक है। मुझे नंबर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि तुमने क्यों अटेम्प्ट किया, वो तुम बाद में ठीक बताओ। है, फर्स्ट व्हेन आई आस्क यू क्या अटेम्प्ट कर ठीक रही है। हो, मैं ए अटेम्प्ट कर रही हूँ। वाई? भाई ये लाइन पढ़ी है, हम्म, यहाँ से हमने कर लिया, दैट्स इट, बस। बाकी उसको ठीक हो गया, ज़्यादा करने ठीक हो की, गया। लंबी करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इससे सिंपल अपने ये माइंड में तुमने रिफ्लेक्स बनाना है इस चीज़ का। टाइम कम है, कम टाइम में जल्दी निकालो आंसर, जान छोड़ो, आगे बढ़ो। उसकी ना रीजनिंग करने बैठना है ना कुछ करने बैठना है। चलें आगे, ठीक है। ओके। ठीक हो गया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वही आप वाला, आप 3 तरीके हैं टोटल इसको अटेम्प्ट करने के लिए। नंबर 1 जो मैं अटेम्प्ट करता हूँ वो ये है, पहले ये पढ़ा, वापस आया, सवाल अटेम्प्ट किया, दिस इज़ माई वे। सेकंड वन वाज योर वे, ये पढ़ा, ऑप्शंस पढ़े, अटेम्प्ट किया। ये भी सही तरीका है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका, कोई मसला नहीं। थर्ड जो अभी हमने किया, ये और ये, जो आपको पसंद है वो फॉलो करो, ठीक है। मैं यही फॉलो करूँगा। द गाइडलाइंस एस्टेब्लिश दैट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शुड एम टू मेक पेशेंट फुली अवेयर ऑफ their right to chaperone, evaluate the need of chaperone on case by case basis, respect the wishes of patients above all else, extract from chaperones guidelines for good practice। पढ़ो उसको, रीड करो। अ पेशेंट, इसको रीड करो। अ पेशेंट में आवाज स्पेसिफिकली, टूट रही थी। हाँ। एक्सेप्ट फ्रॉम शेफरन गाइडेंस फॉर गुड प्रैक्टिस, हम्म, शेफरन के बारे में गाइडलाइंस। हम्म, अब पेशेंट में स्पेसिफिकली, ये मैं ना बुक से पढ़ती हूँ उसकी। A patient may specifically request a chaperone or in certain circumstances may nominate one.
but it will not always be the case that a chaperone is required. It is often a question of using professional judgment to assess the individual situation. If a chaperone is offered and declined, that must be clearly documented in the patient's records along with any relevant discussion. Hmm. The chaperone should only be present for the physical examination and should be in position to see what the healthcare professional undertaking the examination investigation is doing. The healthcare professional should wait until the chaperone has left the room cubicle before discussion take place in any aspect of the patient care, unless the patient specifically requests the chaperone to remain. Hmm. The guidelines as the healthcare professional should aim to make patient fully aware to their right of chaperone. नहीं, उन्होंने शेफरॉन की बात की है कि किस केस में होगा या नहीं होगा, जरूरी नहीं कि हर एक में हो. Evaluate the बिल्कुल need for a chaperone one case by case basis. तो ये बी बनता है उस हिसाब से. Respect बिल्कुल the wishes. पेशेंट की विशेष की तो बात ही नहीं की, बात हो रही है शेफरॉन की किस केस में होना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए. लेकिन पेशेंट रिक्वेस्ट कर सकता है अगर बेशक जब तक वो करे बेशक तो उस हिसाब से तो बी ही बनता है. हाँ बी ही बनता है ठीक है. नेक्स्ट सवाल क्या है? द गाइडलाइंस रिक्वायर दोज अंडरटेकिंग इन क्लिनिक इन सॉरी द गाइडलाइंस रिक्वायर दोज अंडरटेकिंग ए क्लिनिकल मेडिकेशन रिव्यू टू annual medication review. To give all patients an annual medication review is an ideal to strive for. In the meantime, there is an argument for targeting all clinical medication reviews to those patients likely to benefit most. Our guidelines state that at least a level 2 medication review will occur, i.e., a minimum standard is a treatment review of medicines with full notes but not necessarily with the patient present. However, the guidelines go on to say that all patients should have the chance to raise questions and highlight problems about their medicines, and that any changes resulting from the review are agreed with the patient. It also states that GP practices are expected to minimize waste in prescribing and avoid ineffective treatments, engage effectively in prevention of ill health, avoid the need for costly treatments by proactively managing patients to recovery through the whole care pathway. तो बात सारी हो रही है पेशेंट की कंसर्न्स की कि वो ऑल पेशेंट जो है ना उनको राइट है कि वो रेज करें क्वेश्चन, उनको मेडिसिन के बारे में जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन कर सकते हैं. जी तो उस हिसाब से तो इन्वॉल्व द पेशेंट ऑफ देयर डिसीजन है. बिल्कुल कंसीडर कॉस्ट की तो बात ही नहीं हुई. कॉस्ट, बिल्कुल एनी चेंजेस इन ट्रीटमेंट और रिकमेंड अदर सर्विसेज और अल्टरनेटिव मेडिकेशन की भी बात नहीं हुई. हाँ ठीक है. तो इसमें हमारी बात होगी इन्वॉल्व द पेशेंट इन देयर डिसीजन कि भाई आप पेशेंट को जो है वो इन्वॉल्व करो कि वो अब क्या भी जो भी डिसीजन फिर वो लेना चाहते हैं. तो सही इसका है. क्वेश्चन आंसर जो बनता है ना वो हाउ एवर के बाद है गाइडलाइंस गो टू से कि हम्म. गाइडलाइंस तो यहाँ बता रही है कि क्या कह रही है कि ऑल पेशेंट शुड हैव द चांस टू रेज क्वेश्चन. हाउएवर कहाँ पर? ये हाउएवर यही यही हाँ जी यही वाली लाइन पे एंड पे हाउएवर ये लिखा है. हाउएवर इसी लाइन के ये जिधर एरो है ना इसी लाइन के एंड पे है हाउएवर. बिल्कुल द गाइडलाइंस यही गाइडलाइंस है ही बता सॉरी रही है ना हाँ क्या करना है. ऑल बेशक पेशेंट शुड हैव द चांस टू रेज क्वेश्चन एंड हाईलाइट प्रॉब्लम्स बेशक ये अबाउट चीज़ देयर मेडिसिन. हाँ बस कि हर एक पेशेंट को हक है कि वो अपनी मेडिकेशन के मेडिकल बारे में प्रॉब्लम पूछ सकता है. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े रीड करें आप रीड करो. द पर्पस ऑफ दिस ईमेल इज टू हाँ ऑल स्टाफ ये है कि ईमेल का पर्पस क्या है, रीजन क्या है ये देने की. हाँ एडवाइजरी ईमेल सेफ यूज ऑफ ओपियोइड्स. हाँ In August, an alert was issued on the safe use of opioids in hospitals. This reported the incidence of respiratory depression among post-surgical patients to an average 0.5%. Thus, for every 5,000 surgical patients, 25 will experience respiratory depression. Failure to recognize respiratory depression and institute timely intervention can lead to cardiopulmonary arrest
resulting in brain injury or death. A retrospective multi-center study of 14,720 cardiopulmonary arrest cases showed that 44% were respiratory related and more than 35% occurred on the general care floor. It is therefore recommended that post-operative patients now have continuous monitoring instead of post-check of both oxygenation and ventilation. तो ये आल स्टाफ को उन्होंने एडवाइजरी ईमेल भेजी है इसके ऊपर ओपियोइड्स के सेफ यूज के ऊपर। तो बाकी उन्होंने मुख्तलिफ ये बता दिए हैं कि ये इतने केस किए हैं, इतने केस किए हैं, इतने केस किए हैं, डिफरेंट उन्होंने बता दिए उसके रिजल्ट। तो वो यही है कि वो अच्छे तरीके से देख नहीं रहे, कोई मिस्टेक कर रहे हैं ये ईमेल भेजने की जो रीजन है, ये कुछ मसला है। तो इसका आंसर देयर फॉर से इट इज देयर फॉर, क्योंकि देयर फॉर का वर्ड जो है वो पर्पस के लिए यूज होता है, रीजन के लिए, और पर्पस जो है वो जो मतलब है वो रीजन ही है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने बड़ी डिटेल से कुछ मीनिंग निकालने हैं जैसे गाइडलाइंस पर्पस, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है पर्पस ऑफ दिस ईमेल, यानी कि ये जो ईमेल भेजी है उसकी वजह क्या है, कोई चीज कोई मसला हुआ है तो उन्होंने भेजी है तमाम स्टाफ को। बिल्कुल। तो इसका आंसर बनता है इट इज देयर फॉर रिकमेंडेड, एडवाइस उन्होंने कर दिया दैट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स नाउ हैव कंटिन्यूअस, क्योंकि उनको आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करें इंस्टेड ऑफ, यानी कि पोस्ट इनकी बजाय ना वो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करें उन पेशेंट्स की, क्योंकि ये पीछे सारे मसले इसलिए हुए हैं कि उनको अच्छे तरीके से देखा नहीं गया। फेलियर टू रिकॉग्नाइज, ये जो थर्ड लाइन ऊपर से बन रही है ना वो इंडिकेट कर रही है कि उन्होंने अच्छे तरीके से देखा नहीं है, उनको पता नहीं चला, तो मसले हुए हैं, ये इतनी देर से हुई हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, तो अब इसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तो ये तमाम स्टाफ को कहा है, क्योंकि ओपिएट्स तो नार्कोटिक है और ये तो एडिक्शन में चले जाते हैं। सही बात है। इसका बी ऑप्शन होगा एक्सप्लेन द बैकग्राउंड टू चेंज इन पेशेंट केयर। हाँ जी, क्योंकि ये इन्होंने बैकग्राउंड ही दिया है उसका कि इससे ये मसले हुए हैं, जब उसको अच्छा सा रिकॉग्नाइज नहीं किया बिल्कुल। तो ये मसले हो गए हैं, तो आप इसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करें। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा पार्ट सी।